नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रख्यात अर्थशास्त्री श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर आपसे बात करूंगा, लेकिन सर उससे पहले एक विदेशी विश्लेषक हैं थॉमस पिकेटी, उनके कुछ बयान और ख़ासतौर पर उन्होंने जिस तरीके से भारतीय जो टैक्स प्रणाली है उस पर सवाल उठाए हैं, वेल्थ टैक्स को लेकर कुछ बातें कही हैं, उसको लेकर काफ़ी इस समय परिचर्चाएं चल रही हैं, गर्मा गर्म बहसें चल रही हैं। कैसे देखते हैं, बीजेपी का स्टैंड क्या है सर, उनकी जो सुझाव आए हैं या जो टिप्पणियां आई हैं उसको लेकर? मैं प्रभा साक्षी के सभी श्रोताओं को अपनी तरफ से नमस्कार और अभिनंदन कहना चाहता हूं। देखिए नीरज जी, जिस प्रकार से इस वक्त अर्थव्यवस्था की स्थिति है या जिस प्रकार से देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है जी, आज पूरा विश्व का ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स इस बात के लिए सोचते हैं कि हम भारत में इन्वेस्ट करने के लिए किन किन क्षेत्रों में काम करें जी। ऐसा ग्लोबल इंटरेस्ट इस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था में बन गया है जी। एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के रूप में भारत 5वें विश्व के अर्थव्यवस्था जीडीपी के अंतर्गत पायदान पे खड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि जल्दी भी हम तीसरी विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे जी। तो ग्लोबल लोगों का ध्यान भारत की अर्थव्यवस्था पे, कई लोग अपनी सलाह देने की प्रयास करते हैं कि भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में किस तरह आगे बढ़ना चाहिए जी। और उनमें से भारत भी, हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में भी लोगों को एक्सपेक्ट भी करते हैं कि आए, अपनी बात दें, अलग अलग विषयों पे चर्चा करें जी। मैं भी सुना था, मैंने पढ़ा था थॉमस पिकेटी ने जो कहा जी। सब लोग जानते हैं कि वो एक तरीके से जो एक अल्ट्रा सोशलिज्म जी के विषय पे अपने विषय रखते हैं जी। और उसमें थोड़ा जो झुकाव भी है उनका कम्युनिज्म की तरफ भी, उनकी विचारधारा ये है जी। उन्होंने कहा है कि टैक्स बढ़ा देना चाहिए जी। वेल्थ टैक्स लगा देना चाहिए। हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने उसके बारे में एक स्टेटमेंट भी दिया था जी। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि देखिए, जो अर्थव्यवस्था में इस वक्त तेजी गति से जो भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है जी। उसमें मिडिल क्लास, बिजनेस कम्युनिटी, इंडस्ट्रीज का भी बहुत बड़ा योगदान है जी। सरकार का एक तरीके से योगदान होता है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में जी। जो सरकार को टैक्स मिलते हैं उसमें गरीब कल्याण के लिए खर्च करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करना है जी। डिफेंस के लिए काम करना है। तो सरकार इस तरह से एक्सपेंडिचर करती है जी। वेल्थ क्रिएशन जो होता है वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज, बिजनेस कम्युनिटी, किसान, मिडिल क्लास इनकम जो काम कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापारी, ये वेल्थ क्रिएट करते हैं, टैक्स देते हैं, जिसके माध्यम से सरकार के पास रिसोर्सेज आते हैं और वो सरकार खर्च करती है जी। और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जितना सरकारी इन्वेस्टमेंट का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी तरह प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने में जी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा, इंडस्ट्रीज कैसे लगेंगी, छोटे छोटे व्यापार कैसे बढ़ेंगे? वो तब बढ़ेंगे जब उनको लगेगा कि जो इकोनॉमी में है डिमांड है, उनकी चीज़ों की आपूर्ति के लिए कोई डिमांड है जी। और वो डिमांड कैसे क्रिएट होगी? वो डिमांड क्रिएट होगी, लोगों के पास लिक्विड मनी होना चाहिए जी। तो ये किसी भी इकोनॉमिस्ट से मुझे नहीं समझ आता कि पिकेटी जी कैसे कह रहे हैं, लेकिन किसी भी इकोनॉमिस्ट से आज भारत की बात को देखेंगे तो कहेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, सरकार अपना अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्लोबल कैपिटल भारत में अच्छी तरह से फ्लो कर रहा है, एफडीआई, एफआईआई सब लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, कई तरह के प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं, डिफेंस है और भी तरह के स्पेस टेक्नोलॉजी, इस सब में भी काम हो रहा है। तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिमांड क्रिएट करना है, डिमांड क्रिएट करने के लिए लिक्विडिटी लोगों के पास ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं तो ये मानता हूँ कि और टैक्स मिडिल क्लास का कम करना चाहिए। बजट अभी आने वाला समय है,
मिडिल क्लास का टैक्सेशन कम होगा, उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा, वो ज़्यादा सेविंग करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, खर्च भी ज़्यादा करेंगे, इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज लगेंगी, स्मॉल बिजनेसेस स्मॉल इंडस्ट्रीज लगेगी। उस साइकिल पे हमें जाना चाहिए। और यह जो रिवर्स की जो बात कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो बिल्कुल ठीक है। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि भारत की अर्थव्यवस्था या किसी भी अर्थव्यवस्था को हम देखें तो इकोनॉमिक ग्रोथ के 3 फैक्टर्स होते हैं। एक होता है लेबर, यानी जो काम करने की जो जनसंख्या है, दूसरा होता है कैपिटल, और तीसरा होता है ये रिसोर्सेज है, लैंड, मशीनरी, ये सब चीज़ें। ये तीनों जब कंबाइन होते हैं तब इंडस्ट्री बढ़ती है। हमारे पास लेबर खूब है, हमारे पास अबंडेंस ऑफ लेबर है, एम्प्लॉयमेंट एक हमारे लिए एक चुनौती भी है, हमारे पास लैंड और सब कुछ है। प्रॉब्लम है हमारी कैपिटल शॉर्टेज की। तो अगर हम टैक्स बढ़ाएंगे, आज सिंगापुर का टैक्स स्लैब देखिए, मात्र 15% टैक्स स्लैब वो लगते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स, और उसके तब ग्लोबल लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हमें कॉम्पिटिटिव होना है। हमारे को टैक्स स्लैब्स को अगर कम रखेंगे तो हमारे को फ़ायदा है, कैपिटल फ्लोज भी हमारे देश में आएंगे। तो मुझे लगता है कि वो ग्राउंड रियलिटीज़ को पूरी तरह से बिना नहीं समझ पाए, देखे नहीं है। उनने एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है, उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता वो भारत के लिए इस वक्त सही है। दूसरी बात ये भी है कि आप ये भी तो देखिए, उन्होंने पूरा जो अपना कैलकुलेशंस किया है वह है टैक्स बेस पे। इनकम को जो उन्होंने कैलकुलेट किया है वो उसको टैक्स के बेस के ऊपर उन्होंने कैलकुलेशन किया है। अब टैक्स कंप्लायंस कितना अच्छा है, कितना टैक्स इवेजन्स होता है, कितने लोग यहाँ पे टैक्स दे रहे हैं, लोअर इनकम के ग्रुप के लोग अगर उसमें रिटर्न्स कितना फाइल कर रहे हैं, इन सब के डेटा में भी बहुत सारी चीज़ों को के कारण गैप्स है, यह भी बात है। और एक अभी प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ मिडिल इनकम ग्रुप वगैरह, उसमें काफ़ी स्पष्ट रूप से बताया कि जो हमारा लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनका कंजम्पशन पैटर्न काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। उनके आइटम्स ऑफ फूड कंजम्पशंस और असेंशियल फूड आइटम्स के कंजम्पशन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हुई है। तो जो इनइक्वालिटी की वो बात कर रहे हैं, उन इनइक्वालिटी को टैक्स बढ़ा के कम करना चाहिए। मुझे नहीं लगता वो प्रिस्क्रिप्शन उनका इस वक्त सही है। जी। और चूंकि सर आपने कंजप्शन की बात की, तो फिक्की प्रेसिडेंट का एक मैं बयान भी देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि जो कंजप्शन है एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उस चक्कर में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। और उन्होंने लो सैलरीज की तरफ भी इशारा करते हुए कहा है कि ये एक बड़ी समस्या है लोगों में असंतोष बढ़ने की। नहीं, देखिए, ये जो मार्केट फोर्सेस हैं वो डिटरमाइन करती हैं कि वेजेस और सैलरीज क्या हो। डिमांड सप्लाई की बात है। देखिए, भारत एक तरीके से ओपन इकोनॉमी है, फ्री मार्केट के अंदर हम बिलीव करते हैं। हम कंट्रोल इकोनॉमी की तरह, कम्युनिस्ट इकोनॉमी की तरह हमारी इकोनॉमिक मॉडल है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो बिल्कुल इस तरह की बात अर्थव्यवस्था के मॉडल पे काम नहीं करता कि हमारे यहाँ पे फ्री मार्केट इकोनॉमी के ऊपर बिलीव करते हैं। इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेस कम्युनिटी को भी पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग मानते हैं। तो यह जो डिमांड सप्लाई के इशू पे डिफाइन होता है कि सैलरी और वेजेस कैसे रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो यह लगता है कि सबसे बड़ी बात है कि अगर डिस्पोजेबल इनकम मिडिल इनकम लोगों के पास और जो सैलरीड क्लास लोगों के पास लो टैक्सेशन के साथ जो पैसा बचेगा, वो ज़्यादा इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट करेगा। जीएसटी के माध्यम से तो हमारी सरकार ने पीछे काफ़ी टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्स कम किए हैं लास्ट 8 सालों में। उसका इम्पैक्ट हो भी रहा है कि ग्रोथ में काफ़ी अच्छी तरह से हमारी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। लेकिन जो कंजम्पशन बढ़ाना है, उसमें डिस्पोजेबल इनकम किस तरह से ज़्यादा बढ़े। लोअर जो गरीब तबका है उसको तो सरकार कई तरह की स्कीम्स के माध्यम से, जैसे किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, महिलाओं के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, स्टार्टअप
इकोसिस्टम के अंदर सरकार लोगों को पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा दे रही है, मुद्रा लोन दे रही है। एमएसएमई सेक्टर्स को कई तरह की स्कीम्स के माध्यम से सरकार सपोर्ट कर रही है। लार्ज इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से उन इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट कर रही है। बैंकों ने भी काफ़ी क्रेडिट फॉर्मेशन के ऊपर काम किया है। तो सरकार लिक्विडिटी को पूरी तरह से क्रिएट कर रही है। यह लिक्विडिटी क्रिएट होगी, इसी से डिमांड क्रिएट होगा, इसी से इन्वेस्टमेंट क्रिएट होगा और इसी से देश की अर्थव्यवस्था मुझे लगता है कि तेजी से आगे बढ़ेगी, जिस पे सरकार काम कर रही है। जी, आपने सर अभी ओपन इकोनॉमी की बात करी है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का यही मानना है कि यही बेस्ट मॉडल है। अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के पूर्व प्रमुख रहे हैं, उनका एक बयान हाल ही में आया। उन्होंने कहा कि जो विकसित देश हैं उन्होंने कुछ क्षेत्रों को छोड़कर चाइना की इन्वेस्टमेंट का स्वागत किया है, तो भारत को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सारे मुद्दों को लेकर भारत चाइना के बीच में जो तनाव है और एक एंटी चाइना सेंटीमेंट है, तो उसको देखते हुए क्या सरकार को चीनी निवेश का स्वागत करना चाहिए? देखिए, दो तरीके से चीन के साथ हमें अपनी अर्थव्यवस्था को या सेक्टर को देखना चाहिए। धीरे धीरे चीन के साथ हमारा ट्रेड बढ़ता जा रहा है। सरकार ने भी काफ़ी रेस्ट्रिक्शन लगाई, फिर भी अगर आप देखेंगे तो भारत चीन का जो व्यापार है वो पीछे सालों में बढ़ा है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि हमारी जो एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो छोटे छोटे उद्योग हैं, और वह ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन से जब इंटीग्रेट करते, आज के समय में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कोई भी इंडस्ट्री है वो आइसोलेशन में नहीं चल सकती। आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन का कवर अगर एक कंट्री में बनता है तो ग्लास, उसका स्क्रीन दूसरी कंट्री में बनता है, बैटरी तीसरी कंट्री में बनता है, उसके बाद उसकी असेंबली कहीं और होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसको मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ डिपेंड करके, इंटीग्रेट करके उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करके फिर उसको बाहर भेज सकते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोडक्ट हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ग्लोबली, हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से कर रही है। जैसे मोबाइल का मैंने आपको एग्जांपल दिया, ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हमारे देश की बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, प्रगति कर रही है। लेकिन उसमें इसलिए कर रही है कि जो ग्लोबल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ हमारे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो ऑटोमोबाइल के डिफरेंट पार्ट्स बनाते हैं, उन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट किया है। तो उसके हमें बैकवर्ड भी इंटीग्रेशन करना है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन भी करना है। तो जितने वेरियस प्रोडक्ट्स हैं मैन्युफैक्चरिंग के, और सबसे बड़ी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जब तक भारत का ग्रो नहीं करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन उतनी तेजी से नहीं होगा। हमारे सरकार का भी टारगेट है, मोदी जी ने कहा है कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अपनी जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में, जो कि लगभग 17-18% अभी है, उसको लगभग 25% कंट्रीब्यूशन जीडीपी का करना है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी एमएसएमई सेक्टर है, वो लगभग 60% मैन्युफैक्चरिंग एमएसएमई सेक्टर करता है और वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है। तो हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाना है, उसमें से एमएसएमई सेक्टर अपने आप बढ़ेगा, उसको भी और सपोर्ट करना है, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन होगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमें रीजनल सप्लाई चेन, जिसको मैंने आपको एग्जांपल दिया मोबाइल का और ऑटोमोबाइल का, रीजनल सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन में मैन्युफैक्चरिंग को फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अलग अलग जगहों से प्रोडक्ट खरीद के जो हम नहीं बनाते, जहाँ कहीं और से सस्ते बनते हैं, उनको लेके असेंबल करके कुछ प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन करके हमें एक्सपोर्ट के ऊपर जाना है। तो आज जो चाइना की मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आप उसकी इकोनॉमी को स्टडी करेंगे, ग्लोबल सप्लाई चेन और रीजनल सप्लाई चेन में चाइना ने जो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो काफ़ी सस्ते रेट पे और काफ़ी वाइड तरीके के प्रोडक्ट्स उनके बनते हैं और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स में काफ़ी अच्छी तरह से उनके प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसलिए हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए कई चीज़ों के लिए चाइना के साथ इंटीग्रेट करने की ज़रूरत है। इसलिए जब हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, जब हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स का, तो हमें चीप इंपोर्ट्स के पार्ट्स के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। इसी कारण है
कि चाइना के साथ हमें कई चीज़ों में इंटीग्रेट करना पड़ता है, जी। जो अरविंद पनगरिया जी ने कहा है और जो हम ग्राउंड लेवल पे देखते भी हैं कि जब हम एक्सपोर्ट बढ़ाते हैं तो हमारा इंपोर्ट भी कुछ पार्ट बढ़ता है और उसमें हम वैल्यू एडिशन करके हम एक्सपोर्ट करते हैं। आज से 8-10 साल पहले हमारे यहाँ 2 ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी मोबाइल की, आज 200 से ऊपर है। जी। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी बढ़ गई है, हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी में इतने स्टार्टअप और इतने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के स्पेस के इंडस्ट्रीज बढ़ गई हैं। इवन ये जो डिफेंस सेक्टर में एक समय था जब हम 68% हमारी डिफेंस की जो रिक्वायरमेंट थी वो अब हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। एक समय था कि हम 90% डिफेंस रिक्वायरमेंट के लिए विदेशों पे डिपेंड करते थे। तो इसलिए हमें ग्लोबल और रीजनल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करना है, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट करना है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी करने हैं, यूरोपियन कंट्रीज के साथ भी करना है, गल्फ कंट्रीज के साथ भी करना है, ऑस्ट्रेलिया के साथ करना है, चाइना के साथ भी कुछ इंटीग्रेट करना है। अगर हमें अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरह से विकास की तरफ और तेजी से ले जाना है तो केवल डोमेस्टिक डिमांड मार्केट के ऊपर ही हम डिपेंड नहीं रह सकते, हमें एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान करना। आज भारत की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल लेवल पे कॉम्पिटिटिव रूप से खड़ी होगी, तब हम विकसित भारत के रूप में खड़े होंगे। इसलिए हमें सारे जो सप्लाई चेन्स हैं उनको इंटीग्रेट करके चलना है। उसमें चाइना भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, यूएई भी है, यूरोप भी है, अमेरिका भी है, इंडोनेशिया भी है, बांग्लादेश भी है, फिलीपींस भी है, कोरिया भी है। इन सब के साथ जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम सर्वांगीण रूप से देखेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तेजी से बढ़ेगा। हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप बहुत है, हमारे यहाँ पे लेबर भी बहुत है, हमारे यहाँ पे लैंड वगैरह रिसोर्सेज भी बहुत है। तो मुझे लगता है कि ये व्यापक दृष्टिकोण से हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाएंगे और सरकार भी इसी तरफ सोच रही है। अरविंद पनगरिया कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जो फ्री मार्केट और उस पर बिलीव करते हैं, तो इसलिए उन्होंने वो स्टेटमेंट दिया, लेकिन मैंने अपना पर्सपेक्टिव भी उनके विचारों के साथ जोड़ते हुए रखा है। जी। और सर, भारत जो है वो उसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। जो देश का अन्नदाता है वो तमाम अवसरों पर हमने देखा हाल के वर्षों में वो अपना अधिकार मांगने, अपनी कुछ मांगों को लेकर दिल्ली में घुसना चाहता है। अभी भी दिल्ली के शंभू बॉर्डर पे कुछ किसान आंदोलनरत हैं। हाल ही में हमने देखा कि जो कुछ फैसले आए उसमें एक ही बड़ा फैसला दिखा कि भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख तक का जो लोन है किसानों को बिना गारंटी के देने का एक ऐलान कर दिया है। आपको लगता है कि जो सरकार कर रही है किसानों के लिए वो पर्याप्त है या और कुछ किए जाने की ज़रूरत है, या और जल्दी ही आसार हैं कुछ किसानों के लिए सामने आने की? देखिए, किसानों का मुद्दा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं एक चीज़ किसान भाइयों को कहना चाहता हूं कि हम आपके लिए पूरी तरह से चिंतित हैं, हम आपके लिए पूरी तरह से सहयोग समर्थन करने के लिए तैयार भी हैं और हमने 2-3 बार प्रयास भी किया था, चाहे फार्म लॉज के अमेंडमेंट के रूप में। लेकिन एक चीज मैं उनको ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर खुद अपने लिए अपनी हेल्प नहीं कर सकता तो दूसरा कोई पूरी तरह से नहीं कर सकता। सबसे बड़ा कंफ्यूजन किसानों के अंतर्गत उनके अपने अंदर है। अगर सरकारी सहायता पे ही केवल किसान सोचते हैं कि उनकी विकास हो जाएगा और वो आगे बढ़ जाएंगे, वो पूरी तरह से संभव नहीं है। सरकार एमएसपी भी दे रही है, सरकार किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी कर रही है, 6,000 रुपया साल के रूप में कर रही है। प्रदेश सरकारें भी कुछ कर रही है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट करने का कोशिश कर रही है, चाहे फार्मर्स पैक्स जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कमिटीज बना रहे हैं, और जो कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत भी सरकार कई तरह के नए सपोर्ट सिस्टम्स के माध्यम से उनको कर रहे हैं। तो किसानों को सही मूल्य उनके उत्पादों को मिले और
जो उपभोक्ता हैं उनको उचित दाम पे कोई प्रोडक्ट मिले, ये दो एक तरीके से कॉन्ट्रडिक्टरी, आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव है। कंज्यूमर को सस्ता मिले, किसानों को दाम ज्यादा मिले, तो इसके अंदर एक सप्लाई चेन होती है बहुत बड़ी बीच में। अब किसान कह रहे हैं कि हमें तो हमारे प्रोडक्शन का दाम नहीं मिल रहा पूरा, कंज्यूमर एक तरीके से कई चीजों में कहते हैं कि हमें बड़ा महंगा मिल रहा है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि बीच में जो गैप है वो कहाँ जा रहा है, किनके पास जा रहा है। उस जो बीच की जो सप्लाई चेन के अंतर्गत जो बिचौलिए जिसको कहते हैं, आड़तीय जो कहते हैं, वो जो मलाई खा रहे हैं बिना किसी खास कंट्रीब्यूशन के, उस चीज को समझे बगैर ये दोनों एंड को मिलाना, जैसे कहते हैं ना फार्म टू फोर्क, इस पूरे सिस्टम को में एक आमूलचूल परिवर्तन, बदलाव की आवश्यकता है। उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा। सरकार की तरफ से हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, एमएसपी के रूप में भी उनको, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, अभी जैसे आपने आरबीआई का जो क्रेडिट देने की 2 लाख की कोलेटरल फ्री लो इंटरेस्ट रेट पे इंटरेस्ट सबवर्जन की बात भी सरकार करती है, कर भी रही है। प्रायोरिटी सेक्टर है, कोऑपरेटिव सेक्टर है, इन सब से करेंगे। लेकिन जब तक ये बिचौलियों वाला जो इशू है, जो बिना किसी महत्वपूर्ण योगदान के मेजर जो प्रॉफिट है, वो डिफरेंस वो ले जाते हैं, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इस चीज को एक सप्लाई चेन को, कोल्ड स्टोरेज है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्गेनिक जो, और जिसको कहते हैं वैल्यू एडिडेड प्रोडक्ट्स, उनको बनाने पड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि इस सारी चीज़ों में काम करना पड़ेगा। केवल क्रेडिट अवेलेबिलिटी मैं नहीं मानता कि उससे केवल किसानों का भला हो सकता है। ये एक व्यापक जो व्यू पॉइंट है, उन सब चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। सरकार के पास विजन भी है, काम करने की का विल पावर भी है। किसानों को आगे आके अपनी इस चीज को समझ के उन काम पे आगे बढ़ना चाहिए। ये जो कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, अपोजिशन पार्टी खासकर, जो उनको बरगलाते हैं, रॉन्ग पाथ में ले जाते हैं, उनको एजिटेशन करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास करते हैं, और कहीं ना कहीं जो आड़तीय मिडिल जो लोग हैं, वो लोग उनको बरगलाते हैं। और कई बार तो हमने देखा कि इंटरनेशनल फोर्सेस भी उन लोगों को बरगलाने का प्रयास करती है। तो उससे बच के सरकार के साथ हाथ मिला, कंधे से कंधा मिला के काम करना पड़ेगा। सर, 2024 का समापन होने को है, और ये वर्ष आर्थिक नीतियों के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देश को क्या लाभ हुए? खासतौर पे नया जनादेश भी मोदी जी लेकर आए, और कई दशकों बाद ऐसा हुआ कि तीसरी बार कोई सरकार रिपीट हुई है। हालांकि स्पष्ट बहुमत नहीं है लोकसभा में, तो कदम भी फूंक फूंक कर बीजेपी को आगे रखने पड़ रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो ये साल रहा आर्थिक नीतियों के लिहाज से, आप जरा जनता को ये बताइए कि किस मायने में महत्वपूर्ण रहा और आगे इसके क्या लाभ मिलने वाले हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी देश का जो होता है एक एस्पिरेशन कहाँ है देश का, हम कहाँ जाना चाहते हैं, आने वाले समय में हम अपने आप को, देश को कहाँ देखते हैं। तो एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव मोदी जी ने हम सबके सामने रखा है, और बहुत इफेक्टिवली उसको कम्युनिकेट करके एक एक बच्चे के अंदर, एक युवाओं के अंदर यह दिमाग में आ गया है कि भारत अब एक वैश्विक स्तर पर एक ग्लोबल फोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज होना चाहिए, होगा। दूसरी बात भी मोदी जी ने और हम सब लोगों ने स्पष्ट रूप से सब कम्युनिकेशन किया, यह भी एक तरीके से स्पष्ट है दुनिया में अपने देश के लोगों को, कि अगर भारत को ग्लोबल लीडरशिप अटेन करनी है तो उसके लिए इकोनॉमिक पावर बनना बहुत महत्वपूर्ण है। आज विश्व का जो इतना इंटरेस्ट आप भारत में देखते हैं, उनको ये नहीं है कि वो भारत से बड़े प्रेम करने लग गए या उन्हें मोदी जी को से बहुत प्रेम हो गया।
वह मान के चल रहे हैं कि भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में उभर के आने वाला है अगले 1-2 दशकों में। उस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसलिए वो इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं, चाहे अयोध्या के माध्यम से अयोध्या में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, जो फाइनेंस फिनटेक के, टेक्नोलॉजी के, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ का पोटेंशियल भारत में, उसमें वो स्टार्टअप इकोसिस्टम के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारे शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डिफेंस में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यह सारा जो वो उस इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हमें ग्लोबल लीडरशिप अटेन करना है, ये क्लियर लोगों के माइंड में मोदी जी के नेतृत्व में है। उसके लिए आर्थिक महाशक्ति बनना है, यह भी क्लियर है। और उस महाशक्ति बनने के लिए सरकार क्या कर सकती है, इकोसिस्टम क्रिएट कर सकती है। बहुत छोटे छोटे मैं एग्जांपल आपको देना चाहता हूं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 2014 में हमारी सरकार बनी थी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, आप तो आर्थिक विषयों में बातचीत करते हैं, आप देखिएगा 2014 में हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो परफॉर्मेंस थे, चाहे उनके कैपिटल मार्केट में रेट्स हों, शेयर मार्केट के रेट्स हों, या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के फिगर्स हों, या उनके इन्वेस्टमेंट के प्लान हों, आज 2024 में आप देखेंगे तो मल्टीफोल्ड बढ़ गए। हर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कि लोग कहते थे कि यह एक सरकार के ऊपर बोझ है, इनको बेच देना चाहिए, आज चाहे HAL को ले लो, चाहे ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ले लो, डिफेंस की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को ले लो, BHEL, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, REC, कई 100 कंपनियां हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। उनके परफॉर्मेंस, प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनके इन्वेस्टमेंट प्लान मल्टीपल लेवल पे बढ़ गए हैं। वो इसके कारण है कि एक फोकस तरीके से हमने इकोनॉमी में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को मोदी जी ने रिफॉर्म किया, उनको सपोर्ट किया, उनको स्ट्रेंथन किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, बैंकों को देख लीजिए। बैंक बुरी तरह से NPA के अंदर फंसे हुए थे, ना उनके पैसे रियलाइज हो रहे थे, ना वो क्योंकि उनकी बैलेंस शीट खराब हो गई थी, तो बैलेंस शीट उनकी खराब हो गई थी, तो वह क्रेडिट भी नहीं दे पाते थे, उनकी वैल्यूएशंस भी खत्म हो गई थी, उनकी मार्केट कैप खत्म हो गई थी। हमारी सरकार ने लगभग 3.25 लाख करोड़ का उनके अंदर कैपिटल इन्फ्यूज किया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड और ऐसे बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट, फ्यूगिटिव ऑफेंडर्स एक्ट, ऐसे लीगल चेंजेस लेके उनको पैसे रिकवरी जो उनके बैड डेट से हो रहे थे, उनमें से मैक्सिमम लगभग 6 लाख करोड़ का रिकवर करने में सफल हुए हैं। जो NPA थे किसी न किसी कारण से, जो कि नहीं लग रहे, लोग फेल हो गए थे प्रोजेक्ट्स, उनको प्रोविजनिंग बैलेंस शीट में किए ताकि उनके स्ट्रेंथ हो बैलेंस शीट। तो जो एक बार से 9 से 10% का उनका कैपिटल का NPA था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, वो आज 3% के करीब नीचे आ गए हैं। तो बैंकों को स्ट्रेंथन किया है, उनको कैपिटलाइज किया है, उनके पैसे रिकवर किए हैं, उनको उनके NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में प्रोविजनिंग की है, और साथ में ताकि वो और क्रेडिट दे सकें, इकोनॉमी को और सपोर्ट कर सकें। और आज SBI जैसा, आज फॉर्चून 500 में ग्लोबल लीडरशिप के रूप में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आज आगे बढ़ गया है। बैंकिंग सेक्टर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, फिर मैंने आपको डिफेंस बताया, डिफेंस में बड़ा मतलब स्कोप था। हम 90% अपनी डिफेंस रिक्वायरमेंट जो थे उनको बाहर से इंपोर्ट करते थे, छोटे छोटे स्क्रू, नट, बोल्ट, ये तक हम इंपोर्ट करते थे। आज 68% जो हमारी डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते। कौन कर रहा है? हमारे छोटे छोटे MSME मैन्युफैक्चरिंग। आज HAL जो है, तेजस हवाई जहाज एक्सपोर्ट कर रहा है, फाइटर प्लेन्स एक्सपोर्ट कर रहा है। 6 कंट्रीज ने ऑर्डर दिया है HAL को तेजस के लिए। तो डिफेंस है। स्पेस टेक्नोलॉजी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि एक दिन में 100 से ऊपर सैटेलाइट लॉन्च किए, लो कॉस्ट सैटेलाइट। आज ग्लोबल लेवल पे लोग
अपने सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए भारत के पास आ रहे हैं। जी। तो स्पेस टेक, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, क्या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जी। को इतना आज वैक्सीन्स वगैरह के प्रोडक्शन में, फार्मास्यूटिकल में आईपीआर को, पूरा आईपीआर स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे जी। हैं। पीएलआई 14 सेक्टर्स को पब्लिक जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव के माध्यम से सरकार सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रीज को। अभी इस साल जो एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव सरकार ने अप्रेंटिसशिप, स्किल डेवलपमेंट जी। का काम किया है। तो जो एक तरीके से एक चैलेंज, चुनौती थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, उसको टैकल करने के लिए काम किया है। जी। अमित शाह जी के नेतृत्व में जो ये काम चल रहा है, ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, जी। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स है, जी। इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जा रहे हैं ताकि वैल्यू एडिशन फार्म लेवल पे ही वो करें। जी। लगभग 56 अमेंडमेंट कोऑपरेटिव सेक्टर के अंतर्गत अमित शाह जी ने के नेतृत्व में किए गए हैं, जी। जिससे कि ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर है, ये भारत के रूरल जो एरियाज हैं, रूरल सोसाइटीज़ है, ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को विकास करने के लिए बहुत काम करेगा। तो ये सारे काम सरकार कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर, गडकरी जी को आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एयरवेज, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। तो मोदी जी के विजन के कारण और कमिटेड मिनिस्टर्स के काम करने के कारण एक अलग तरीके से अर्थव्यवस्था में तेजी के साथ बदलाव हो रहा है और एक नया कॉन्फिडेंस हमारे देश के लोगों के बीच में है, जिसके कारण अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। कुछ लोग ये नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं कि भारत ऑटो पायलट इकोनॉमी पे चला गया, अब कुछ भी नहीं करे सरकार तब भी हमारी इकोनॉमी ग्रोथ होती रहेगी। ऐसा नहीं है। कंटिन्यूअसली हमें वॉच पे रहना है, कंटिन्यूअसली रिफॉर्म के प्रोसेस पे रहना है। जो एरियाज रिक्वायर सपोर्ट, सरकार की आवश्यकता, उन एरियाज को सपोर्ट करना है। और जब ऐसे कोविड जैसे चैलेंजेस आ जाएं तो उस समय उन चैलेंजेस को, चुनौतियों को मीट आउट करते हुए सरकार जो है वह जो आज रिकवरी, पोस्ट कोविड रिकवरी, भारत में जो पॉलिसीज अपनाई, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ग्लोबली वर्ल्ड बैंक वगैरह ने भी उनको तारीफ की है। और फिर लास्ट जो बात है वह है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जन कल्याणकारी। देश में एक बहुत बड़ा तबका है जिसको सरकार की हेल्प चाहिए, जो आर्थिक प्रगति में अपनी भागीदारी एक मैन्युफैक्चरिंग और उस तरह से नहीं कर पाया, उसको अलग हैंड होल्डिंग चाहिए। तो उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं को उसके घर तक पहुंचाने तक, उसको उसके बैंक खाते में सीधे क्लिक ऑफ बटन से फंड ट्रांसफर करने का काम भी सरकार कर पाई है। और इन 10-11 साल में लगभग 30-35 लाख करोड़ सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं से उनके सीधा पैसा उनके खाते में पहुंचाने में सफल हुए, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। जो एक समय प्रधानमंत्री यहाँ के देश के पुराने समय में कहते थे कि मात्र 15% ही पहुंचता है, वो आज 100% उनके खाते में जा रहा है। तो ये एक 360 डिग्रीज का चेंजेस है और उस सारे चीज़ों में सरकार काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। टैक्सेशन कितना बड़ा फर्क है। आज हमारा जो कॉरपोरेट टैक्स है वह भी पीछे सरकार कम करने में सफल हुई है। कॉरपोरेट टैक्स जो एक समय में काफ़ी ज़्यादा था, उसको सरकार कम करने में सफल हुई है, रेट ऑफ टैक्सेशन। और साथ में ही टैक्स कलेक्शन कंप्लायंस के माध्यम से ज़्यादा बढ़ा। लीकेजेस और जो करप्शन का सिस्टम था, सरकार तक खाते तक पहुंचते नहीं थे टैक्सेस, वो सरकार एफिशिएंसी लाके उसको पहुंचाने में सफल हुई। इसीलिए हमारा जो टैक्स कलेक्शन है, कॉरपोरेट टैक्स भी 26% के हिसाब से बढ़ा है। इनडायरेक्ट टैक्स तो इतना रेट कम करने के बावजूद भी, इनडायरेक्ट टैक्स भी जीएसटी के अंदर एवरेज रेट काफ़ी कम किया है।
और एक चलते चलते सर एक प्रश्न और आपसे मैं करना चाहूँगा, खासतौर पर हम जब देश अब वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तर्क दिया जा रहा है कि इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा, विकास दर बढ़ जाएगी। लोग समझना चाहते हैं और ख़ासतौर पर अगर कोई अर्थशास्त्री समझाए कि कैसे देश की विकास दर बढ़ जाएगी और अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होगा वन नेशन वन इलेक्शन से सर, क्योंकि बड़ा हॉट टॉपिक है ये। हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण भी है जी देखिए। एक तो एफिशिएंसी इन इलेक्शन प्रोसेस तो है ही, जी सबसे बड़ी बात इसमें अर्थव्यवस्था में इसमें देश को बड़ा फायदा होगा। उसका कारण ये है जी कि जब मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं, हर 3 महीने में सरकार ने रिपोर्ट में भी जो अपने पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति जी थे कोविंद साहब, उसने उनकी कमेटी ने रिपोर्ट में कहा कि भारत में हर 3 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन किसी न किसी स्टेट्स में होता है। और जब कोई प्रदेश में या कहीं भी कोई इलेक्शन होता है, और ये तो मैं स्टेट और सेंटर की बात कर रहा हूँ, पंचायत और वो तो चलते ही रहते हैं कभी भी। तो जब भी कोई इलेक्शन होता है तो आचार संहिता लग जाती है, गवर्नेंस के कोई भी डिसीजन लेने में रोक लग जाती है। तो जब ये मल्टीपल इलेक्शंस हमारे देश में होते हैं और आचार संहिता लग जाती है तो गवर्नेंस जो है उसको स्टैंड स्टिल पे आ जाती है। नेता तो इलेक्शंस में बिजी हो ही जाते हैं, बट आचार संहिता के कारण कोई भी गवर्नेंस के मेजर डिसीजंस बंद हो जाते हैं। तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब तक एफिशिएंट और इफेक्टिव गवर्नेंस नहीं होगी, देश का विकास और प्रगति नहीं होगी। तो हमें एफिशिएंसी गवर्नेंस में लाना बहुत ज़रूरी है और इफेक्टिवनेस उसकी लाना जरूरी है। तो ये मल्टीपल इलेक्शन एक तो उस तरह से रुकावट डालते हैं, और गवर्नेंस होगी तो सभी तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ, सब चीज़ें उसी पे डिपेंडेंट होती है। एक तो ये बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो मल्टीपल इलेक्शंस होते हैं तो इसमें जैसे जब भी इलेक्शन आते हैं तो डिफरेंट स्टेट्स के, मान लो महाराष्ट्र में इलेक्शन है तो उसको कंडक्ट करने के लिए सारे देश के लोगों के जो सरकारी कर्मचारी जाते हैं, ऑफिसर्स जाते हैं, उनकी पोस्टिंग इधर उधर चेंज होती है, तो एक डिस्टर्बेंस वहाँ से भी होती है। और फिर खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि फोकस तरीके से गवर्नेंस हो, सरकार के जो डिसीजंस हैं उनको अच्छी तरह से लेके इम्प्लीमेंट कर सके, जो जन कल्याणकारी या जो भी इफेक्टिव गवर्नेंस के डिसीजंस हैं वह सब भी हो, तभी देश की इफेक्टिव गवर्नेंस होगी। तो यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे देश में पहले तो होता ही रहा है शुरू के। और जो अपोजिशन कह रही है कि भाई ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, अरे तो आपका मतलब है पहले जो 3 इलेक्शन साइमल्टेनियसली हुए थे वो क्या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल थे? ये तो इमरजेंसी में के बाद जिस तरह से कुछ कांग्रेस की सरकारों ने धारा 356 का मिसयूज किया, अगर सेंटर इलेक्शन लेवल पे जो प्रदेश की सरकारों को गिराया, भंग किया और केंद्र का शासन वहां पे लगाया, उसके कारण ये डिफरेंसेस हुए। तो मेरे ख्याल से तो साइमल्टेनियसली इलेक्शन अपने आप में कॉन्सेप्चुअली इसमें सब लोग एग्री कर रहे हैं कि कॉन्सेप्चुअली ये बेटर है, देश के लिए भी अच्छा है, अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा है, गवर्नेंस के लिए भी अच्छा है, और एक तरीके से जो इलेक्शन कमीशन के जो खर्चे उनको भी कम करेगा। तो जब जो चीज कॉन्सेप्चुअली अच्छी है, वो कह रहे हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, तो इम्प्लीमेंटेशन तो हमारी सरकार देखेगी, इम्प्लीमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आएगी उसको डिस्कस कर लेंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली अगर आप एग्री होते हैं तो उसमें आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आपने बड़े उदाहरणों के साथ बताया कि किस तरीके से जो एक देश एक चुनाव देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और भी अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर आपने बड़ी प्रखरता के साथ सर जो अपनी राय रखी है। मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के मन में अर्थव्यवस्था से संबंधित जो तमाम तरह के सवाल आते होंगे उन सबके जवाब आज आपके साक्षात्कार से मिले होंगे। आप इस चर्चा से जुड़े सर, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश और नई खबरों के लिए बने रहे हैं प्रभा साक्षी के साथ। मैं भी आपके सभी श्रोताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, और प्रभा साक्षी को कि जो सरकार का जो विचार है, विषय है, वो
मीडिया के माध्यम से ही जनता को जाता है। और जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें कलेक्टिव विल के माध्यम से विकसित भारत को अचीव करना है, वो तभी होगा जब सारा देश एक संकल्प के साथ खड़ा होगा। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।